हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च के करेक्टरिस्टिक। मेरा नाम कमल और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डियर डेस्टिनी जेरफ। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आती है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। और मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देख चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक है रिसर्च की, जिससे हम हाउ टू शुड ए गुड रिसर्च, हम एक अपने जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च को अच्छा कर पाए। जो रिसर्च उसके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन इंश्योर दैट रिसर्च इज फ्री ऑफ बायसेस एंड सब्जेक्टिव एरर, यानी कि आपका जो रिसर्च है वो बायस फ्री होना चाहिए, सब्जेक्टिव एरर उसमें नहीं होना चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो जैसे लास्ट क्लास में बताया बताया था मैंने, अभी भी बता रहा हूँ। एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कहीं ना कहीं बाइस्ड हो रहे हैं। बाइस्ड का मतलब भेदभाव कर रहे हैं अपनी ही चीज को लेकर, है ना। मान लो आप एज ए हिंदू हिंदू रिलीजन पर कर रहे हैं रिसर्च, तो एक एक टाइम पर आके आप अपने जो रिलीजन उसको क्रिटिसाइज नहीं करोगे, उसको बोलोगे नहीं कि ये बेकार, इसकी चीजें, इसमें कुछ चीजें बेकार है या कुछ चीजें अच्छी नहीं है। जब आप वो फैक्ट को आप जब बोल रहे हो कि नहीं ये अच्छा है, फैक्ट को आप मान नहीं रहे हो, तो वहां पे आप बाइस्ड हो रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ रही है आपके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, सब्जेक्टिव मतलब बाइस्ड हो रहे हो, है ना कहीं आप गलत कर रहे हो, निष्पक्षवाद नहीं है आपके अंदर या ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप एकदम फैक्ट लॉजिकली बात करें, एकदम फैक्ट जो है उसी के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, यानी कि जहां बायस नहीं है वहां पर ऑब्जेक्टिविटी होती है। और जो जितने भी रिसर्च के करेक्टरिस्टिक है वो कहीं ना कहीं यूजुअली इसी ऑब्जेक्टिविटी के अराउंड घूमते रहते हैं। और जितने भी रिसर्चर है वो इसको ऑब्जेक्टिविटी को प्रिकॉशन करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हमारे रिसर्च में होनी चाहिए, और क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कि हमारा जो रिसर्च मेथड है उसमें बायस नहीं हो। यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, देखिए सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एकदम से विपरीत है। ओके, तो पहला क्या है कि एप्पल इज रेड, ये ऑब्जेक्टिविटी है, दैट इज फैक्ट कि भाई ऑब्जेक्टिविटी है कि हाँ जो मैंने, जैसे कि आप इस रिसर्च भी करोगे तो वो जो फैक्ट है वही ऑब्जेक्टिव हो जाए, ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी। बट आई लव एप्पल, ये बायस फ्री है, बायसेस है इसमें कि कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को अच्छा मान रहे हैं, या फिर एक चीज को लेकर आपको ऐसा लगता है कि दैट इज रॉन्ग दैट इज राइट, कि ये सही लग रहा है ये गलत लग रहा है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं होता है रिसर्च में। रिसर्च में जो फैक्ट है वही होता है। आप भी जब आगे जब पीएचडी में रिसर्च करोगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप ये कभी नहीं कर सकते कि आई थिंक दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। ओके, नॉट नॉट राइट, नॉट गलत सही नहीं होता है कुछ भी। आपका फैक्ट क्या है, आपका एक रिसर्च क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकेंड वन, इसके बाद जो सेकेंड है हमारा, अच्छा ऑब्जेक्टिविटी में ही कुछ है, जैसे कि द फॉलोइंग मीन्स कैन बी अडॉप्ट दैट इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस, यानी जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं उस दौरान हम ऐसा तो क्या करें, हम कुछ ऐसी चीजें तो क्या करें जो जिससे कि हम ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखें। देखिए आपका अगर रिसर्च ऑथेंटिक होगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक दोस्त है आपका, ओके, आप उस दोस्त की बातें तभी मानोगे जब वो सारी बातें अच्छी थी मतलब सही सही बातें बताए हमें, कि जहां से भी आपने उसने पूछा कि कुछ भी पूछा हो। और आपने आज काफी बार देखा होगा कि हम उसी चैनल को देखना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं जो हमें अच्छी सी न्यूज बताए या सही न्यूज बताए, अच्छी नहीं सही न्यूज बताए, जो हमें अच्छी लगती है वो नहीं, जो हमें सही न्यूज बताए उसी को हम प्रेफर करते हैं। वैसे ही रिसर्च में होता है, रिसर्च को भी तभी प्रेफर किया जाता है, आप रिसर्च को तभी बताया जाता है कि लोग भी तभी पढ़ेंगे जब आप रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी लॉजिकल तरीके से करेंगे। तो पहला इसमें है प्रोसीजरल सेफ गार्ड, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि इसमें तो मैंने कुछ कीवर्ड भी लिख रखे हैं, जैसे यहाँ कीवर्ड लिख रखे हैं कि जब आप रिसर्च करो, कीपिंग ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस फ्रॉम दैट अदर रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड, यानी कि डाटा आप संभाल के रखिए। कुछ भी आप जब रिसर्च कर रहे हो, प्राइमरी डाटा आपने जो कलेक्ट किया है उसको आप जब रिसर्च थीसिस में अपने या रिसर्च में आर्टिकल पेपर रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो उसको संभाल के रखना चाहिए। ये डाटा आपको आगे भी काम आता है। आगे मीन्स कि आप जब करते हो तो दूसरा कोई रिसर्च कर रहा है, जब आपके डाटा को यूज कर रहा है तो वो उसके लिए तो सेकेंडरी डाटा है,
बट आपके लिए वो प्राइमरी डाटा, तो आपका डाटा उसको काम आ जाएगा, तो डाटा संभाल के रखना है, पहला। दूसरा दूसरा है मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट आर रिटर्न इन सिमिलर फ्रॉम पब्लिश्ड एंड ऑर्गेनाइज साइंटिफिक। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने जो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं उसमें कोडिंग नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जब डाटा या अपना डाटा एनालिसिस करते हैं, कुछ अपनी रिपोर्ट लिखते हैं तो कुछ कोड लिख देते हैं, कोड लिख के उसमें अपने अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि हाँ भाई जो मैं तो समझ गया, मैंने जो डाटा एनालिसिस किया है कि इस कोड का मतलब ये होता है। और आप कहीं ना कहीं नोट चेंज ऑफ रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपको लगता है कि चाय पीने से जो हमें कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपको लगता है ये सब, बट जब आपने डाटा क्लिक किया, डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद आपको जो डाटा मिला, जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, चाय पीने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो आप अपने जो अपना थिंक, अपनी सोच को प्रूव करने के लिए आपने क्या किया, डाटा ही चेंज कर दिया। तो ये थोड़ा गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने डाटा को प्रूव करने के लिए आप उस रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो रिपोर्ट में आया रिजल्ट वही को मानना पड़ेगा आपको। ओके, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि किसी भी रिसर्च को करने का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड को अगर ऐसे अपन समझे तो इसका मतलब होता है कुछ यूनिफॉर्म रूल और रेगुलेशन होते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उस रिसर्च को करना पड़ेगा, कुछ रूल रेगुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर डाटा कलेक्शन कर रहे हैं तो आप ही कुछ पैरामीटर है, कुछ रेगुलेशन, उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा कलेक्शन करना होता है। थर्ड है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, यानी कि किसी भी कंसेप्ट या किसी भी थिंग को या मेथड को अप्लाई करना, तो उसके कुछ रूल और रेगुलेशन या कुछ मेथड के उसके भी कुछ अपने पैरामीटर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। फोर्थ है डी अवॉइडिंग बाइस, यानी जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिविटी, अपनी रिसर्च को ऑब्जेक्टिव रखने के लिए अपने रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है और पर्सनल बिलीफ, ऑब्जर्व पर्सपेक्टिव और ह्यूमन एक्सपेक्टेशन कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया चाय, जो मैंने चाय का और आपको एग्जांपल दिया था हेल्थ का, उसमें अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, आप जैसे कि आपको आज अधिकतर जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है कि हम जब सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हम रिसर्च करते हैं कि मान लो टीवी देखने से, मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको जो जनरली हमें दिया जाता है, हम सब उससे समझने की कोशिश करते हैं कि टीवी देखने से मार्क्स कम आते हैं, या जो आप वीडियो गेम खेलने से मार्क्स कम होते हैं। बट जब मैंने रिसर्च किया उसके बाद पाया कि जो बच्चे ज्यादा गेम खेलेंगे उनके उतने ही मार्क्स आने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका माइंड डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ मैंने आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये पर्सनल बिलीफ लगा दो कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो गेम खेलने से मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि मैं जब स्कूल एजुकेशन में करता था तो मेरे घर वाले हमेशा मना करते थे कि नहीं तुम वीडियो गेम खेलेगा तो तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप अपने बिलीव को सिद्ध करने के लिए, अपने बिलीव को प्रूव करने के लिए आप डाटा अगर ऐसे ही अपने रिजल्ट को मॉडिफाई कर दोगे तो डाटा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देन ओके, देन फिर उसका एक ही समरी है कि भाई हमारा जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी हमारे रिसर्च में होनी चाहिए। अब जो मैंने ये बताया कि बायस क्या होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव में बायसनेस आती है और ऑब्जेक्टिव में बायसनेस नहीं आती है, यानी बायसनेस फ्री होना होना चाहिए हमारा रिसर्च, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्योंकि उसमें वो बायसनेस फ्री होती है। अब बायस क्या होती है, बायसनेस के मतलब होता है कि आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल बिलीफ क्या कहता है ना। कुछ भी मान लो कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट बायस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कि भाई पहला तो होता है कि हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होता है, कहीं ना कहीं हम बाहरी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि हमारे कल्चर, हम किस कल्चर से आ रहे हैं, किस सोसाइटी से आ रहे हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लो आप रिसर्च करने जा रहे हैं और आपको कुछ सोशल मीडिया से कहीं से ऐसा पता चला कि यार ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारे हेट्स कमेंट कर रहे हैं। इस पे आपने रिसर्च करना है कि जो बच्चे हेट्स कमेंट कर रहे हैं उसका उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब जब रिसर्च करने के बाद आपने देखा कि नहीं इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जितना हम मान रहे हैं, जैसे कि हमारा पर्सनल बिलीफ कहता है या ओपिनियन कहता है नहीं यार कि यार बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कम इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे रिसर्च में आया कि इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी पता चलता है कि बाहरी लोग क्या बोल रहे हैं, हमें सोसाइटी से हमें क्या सुनने को मिल रहा है। उसके बाद ऑब्जर्व बाइस, यानी कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो चीजें आपको देखनी चाहिए वो देख नहीं पा रहे हैं, है ना। वो चीजें, सम इवेंट्स आर टेकन मीनिंगफुल बाय सम रिसर्चर
एंड नॉट टेकन मीनिंगफुल रिसर्च, यानी कुछ रिसर्चर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एज ए हिंदू, अब अगर कोई भी एज ए इंडियन या एज ए हिंदू कोई भी रिलीजन या कोई भी पर्सनल बिलीफ जिससे जुड़ा हो, मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं रिसर्च करूँ हिंदू रिलीजन पर, और एक कोई दूसरा आए अदर रिलीजन से, वो भी हिंदू रिलीजन पे रिसर्च करे, तो हम दोनों का जो डाटा है वो तो सेम हो सकता है, ओके, बट हमारी फाइंडिंग्स अलग अलग होगी, बिकॉज हमारा ऑब्जर्व बाइस उसमें एक अलग हो जाएगा, क्योंकि मैं अलग तरीके से बाइस ऑब्जर्व करूंगा, वो अलग तरीके से ऑब्जर्व करेगा, तो एक रिसर्चर के अलग कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है और किसी और के लिए अलग हो जाता है। जैसे कि रिसर्चर देमसेल्फ राइज एंड सर्टेन कल्चर एंड सोसाइटी, हम अलग अलग सोसाइटी से आए हैं, हम अलग अलग कल्चर से आए हैं, कि एक दूसरा जो रिसर्चर है वो किसी और सोसाइटी से है, मैं किसी और सोसाइटी से हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा बीफ, जो गाय का मांस होता है, उसको लेकर जो हम जैसे बोलते हैं, अगर कहते हैं बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में, बट होता है कि गाय का मांस ये होता है, मतलब गाय कटते होगी जो भी जैसा है, तो मैं अगर उस पर अगर रिसर्च करूंगा तो मेरा अलग कुछ होगा ओपिनियन, और किसी और का किसी ओपिनियन अलग होगा, है ना, तो वो भी कहीं ना ऑब्जर्वर बायस भी कुछ हो जाता है उसके अंदर के भी। बायसनेस में थर्ड है पर्सनल बिलीफ। आपको क्या लगता है ना, कभी कभी पर्सनल अपना जो बेस्ट में हैपन टू ड्यू पर्सनल बिलीफ एट एट्रीब्यूट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मान लो मैंने कभी बैंगन की सब्जी खाई, और बैंगन की सब्जी खाने से मुझे थोड़ा सा मेरी हेल्थ खराब हो गया, मैं मुझे थोड़ा सा टेस्ट में बेकार लगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये मान लिया कि जो बैंगन की सब्जी होती है वो खराब होती है, या कभी बननी नहीं चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, बट जरूरी थोड़ी ना होता है कि हर किसी को बेकार लगे, और बैंगन की सब्जी सच में बेकार होती है, ये तो पर्सनल बिलीफ है मेरा, ओके। इसके बाद फोर्थ है एक्सेप्टेंसी बायस। एक्सेप्टेंसी बायस का मतलब होता है कि कुछ रिसर्चर कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा आउटकम्स हमारा आना चाहिए, बट हम हमारे ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ एक एग्जांपल आपको, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी 2-5 मिनट पहले, कि मान लो किसी भी स्कूल में, मैं ये मानता हूँ कि वीडियो गेम खेलने से बच्चों के मार्क्स कम आएंगे, ओके। किसी भी स्कूल में वीडियो गेम खेलने से या बच्चों के वीडियो गेम खेलने से मार्क्स कम आते हैं, ओके। यानी कि वीडियो गेम खेलोगे तो मार्क्स, आपको अगर वीडियो गेम खेल रहे हो ना तो मार्क्स कम आएंगे, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा हमारा, ऐसा मुझे लगता है कि रिजल्ट आना चाहिए। बट जब मैंने रिसर्च किया, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, वो ये है कि आपका जो रियल रिसर्च का जो रिजल्ट आ रहा है उसे आपको बताना है, या बस उसको लिखना है, आपको वो रिसर्च आउटकम्स आना चाहिए। बट मेरा जब मैंने रिसर्च किया, देन तो वही एक्सेप्टेंसी हमारे होते कि हमें ऐसा होना चाहिए। बट जब मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद देखा कि वीडियो गेम खेलने से बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट मैं एक्सेप्टेंसी के चक्कर में बायस हो गया, ओके। देन आता है 5 प्लेसबो बायस, यानी फैक्ट ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, कहीं साइकोलॉजिकली जो हमारा होता है एक माइंड, हाँ, कि हम कुछ मान लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब उनको पेट दर्द करता है तो हम उनको मीठी गोली दे देते हैं, यानी शुगर पिल दे देते हैं कि हाँ ठीक है तुम खाओ, और वो उनका पेट दर्द खत्म भी हो जाता है। ऐसा साइकोलॉजिकली उनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, फेक ट्रीटमेंट मिल जाता है। कहीं कहीं मैंने काफी देखा है कि ऐसा कि भाई मीठा खा के एग्जाम देने से अच्छा एग्जाम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे तो, कि भाई अगर एग्जाम देने जाओगे और आप मीठा या दही खा के जाना है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मीठा या दही खा के जाओ तो एग्जाम दे देते हो, बट मेरा मानना है कि ऐसा से कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दही या मीठा खा के जाने से एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे तो पूरे एग्जाम आपका दही हो जाएगा, ओके। तो ये चीजें है ना। उसके बाद आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि एक रिजल्ट आ रहा है उसके बाद चाहे वो रिजल्ट एग्जैक्ट ना हो, चाहे वो रिजल्ट करेक्ट ना हो, अच्छा चाहे वो रिजल्ट सही ना हो, राइट ना हो, बट फिर भी वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर काम कर रहा है तो वो होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, यानी कि आप अब इतना याद रखिए, रिलायबिलिटी का जो मेन कीवर्ड है वो है रिलायबिलिटी, यानी स्थिरता। आपके अगर अगर रिसर्च में स्थिरता है तो आप रिलायबिलिटी, यानी कि आपने जो रिजल्ट निकाला है, अगर वो इंडिया में भी अप्लाई किया जा रहा है, किया जा सकता है, अगर आप वो वही रिजल्ट आप यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी
अगर वो रिजल्ट अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल दूं मैं आपको, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी की कंसिस्टेंसी का, अगर मान लो ग्रेविटी कहती है कि भाई कोई भी चीज को ऊपर से गिराने से वो नीचे आती है, ठीक है, ऊपर से गिराने से वो मतलब कुछ भी चीज गिराने से वो नीचे ही आएगी, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी उसे खींचती है। तो क्या होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा कि भाई ठीक कहीं ना कहीं आपका कहीं आप इंडिया में कर लो तो भी यही होगा, यूएसए में कर लो तो भी यही होगा, कहीं भी जा लो चलो हो सकता है कहीं ग्रेविटी कम हो, ऐसा नहीं, कुछ स्थानों पे ग्रेविटी कम होगी, कहीं भी ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे ग्रेविटी कम है, बट कहीं ना कहीं ये लो हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। ओके है ना। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि अगर मान लो मैंने रिसर्च ए में कुछ रिसर्च ए का मैंने रिजल्ट निकाला 5 निकला, रिसर्च बी का 4.5 और रिसर्च सी का मैंने 5.5, यानी ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वही हो, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर वही कंसिस्टेंसी का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर आ रहा है तो वो होता है रिलायबिलिटी। अच्छा, मैं रिलायबिलिटी वगैरह मैं आगे क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और उस अगर आपकी रिसर्च में कंसिस्टेंसी है तो वो आपका रिलायबिलिटी आपके रिसर्च में है, वरना नहीं है। ओके, उसके बाद वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है, हम काफी बार सुनेंगे अरे यार ये वैलिड है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है करेक्ट, राइट, राइट रिसर्च होना चाहिए। वैलिडिटी मीन्स होता है टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजरिंग द व्हाट इज सपोर्ट, यानी कि वही चीजें हैं कि भाई आप जो मेथड लगा रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, राइट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, आप जो मेथड आप लगा रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च वैलिड माना जाएगा। अगर आपका आपके रिसर्च का अगर रिजल्ट वैलिड आ रहा है तो उसके लिए आपको वैलिड मेथड्स लगाने पड़ेंगे। वैलिडिटी मीन्स द दैट रिसर्च दैट मस्ट बी अनबाइस्ड and free from any systematic error and any may impact the applicability of research, यानी कि आपका जो रिसर्च वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, बायस फ्री होना चाहिए, तभी आप उसको वैलिड कह सकते हो। एक्यूरेसी होनी चाहिए, इसका कीवर्ड क्या है, एक्यूरेसी। तो रिसर्च का एक जो वैलिडिटी का कीवर्ड क्या है, एक्यूरेसी। अच्छा, मैं कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका कीवर्ड भी आपको बता रहा हूँ, तो क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं उसके। अच्छा, दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बोल्ड अक्षर में लिख रखा है। पहला जो स्टेटमेंट आ चुकी है यूजीसी नेट में, तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए कि क्या है। रिलायबल इज नॉट नेसेसरली वैलिड, यानी कि जो रिलायबल होगा वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो। ओके, जो रिलायबल है वो जरूरी नहीं कि वैलिड हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ कुछ लिख रखा है कि यहाँ पर मान लो मेरा रिजल्ट यहाँ आ रहा है, मेरा जो मैंने तीर लगा रहा हूँ मैं तीर आ रहे हैं मेरे यहाँ पर, बट पॉइंट तो वैलिड पॉइंट तो यहाँ है ना। ओके, बट मेरा जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और वैलिड है रिसर्च, क्योंकि मैंने जितने भी तीर लगाए हैं वो ये तीर मैंने मारे हैं वो यहाँ आए हैं, बट वैलिड नहीं है। बट वैलिड इज नॉट नेसेसरी रिलायबल, यानी कि वैलिड पे अगर लगा रहे हो, बार बार वैलिड कर रहे हो, वैलिड का एक ही पॉइंट है। ओके, तो वैलिड का एक पॉइंट है तो हम वैलिड पे लगाएंगे, तो वैलिड के अलावा लगाएंगे तो अनवैलिड हो जाएगा। तो अगर वैलिड वैलिड पे लगा तो वो ऑटोमेटिकली रिलायबल हो जाएगा। ओके, ये था आपका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ओके, इसके बाद है क्रिएटिबिलिटी, यानी कि आपका जो डाटा है, आप जो रिसर्च कर रहे हो, इट इज द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोफेसर इन द प्रोसेसर इन रिसर्च प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, यानी कि जो आप जिस चीज से आप कोई रिसर्च कर रहे हो, या चाहे वो इससे इसमें क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है, आप कुछ भी चीज बना रहे हो, जैसे देसी घी के आप लड्डू बना रहे हो, तो उसमें अगर डालडा घी डाल दे, जो डालडा घी का मतलब होता है कि जो अच्छा घी नहीं है, जो देसी घी नहीं है, जो मैन जो अच्छा घी होता है वो नहीं बना रहे हो, उससे के बिना आप बना रहे हो, तो वो आपका जो लड्डू बनेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा, जो वो खाना जो आप बना रहे हो वो अच्छा नहीं बनेगा। वैसे ही रिसर्च में अगर आप बेस्ट रिसर्च जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करोगे, आप बेस्ट जो आपको वैलिड मेथड है, वैलिड टेक्निक्स है, वैलिड टूल है, वो अगर यूज नहीं करोगे तो आपका रिसर्च खराब हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका जनरलाइजेशन, से बोलते हैं यूनिवर्सलिटी, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है, अमेरिका में भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि जनरलाइज कर दिया मैं। आप इसको कहीं पर भी यूनिवर्सलाइज, यूनिवर्सलिटी यही होती है कि कहीं पर भी उसको अप्लाई किया जा सकता है, आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए। इट रेफर टू डिग्री विच फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड टू बी पॉपुलेशन, जो आप सैंपल का रिजल्ट आया है, अगर वो पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है, जो सैंपल का रिजल्ट अगर वो पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जा सकता है, तो वो होता है आपका जो उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो
अगर जैसे कि सैंपल रिजल्ट और पॉपुलेशन रिजल्ट अगर समान है, यानी कि देखो जो सैंपल रिजल्ट, जो सैंपल का रिजल्ट, जो हमने एक सैंपल लिया है किसी भी गांव का, है ना, जैसे मैं आपको पूरा निकाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक पूरा 1000 पॉपुलेशन का एक गांव है ना, 1000 पॉपुलेशन है किसी गांव में, उसका मैंने 50 सैंपल ले लिए, और उस पे जो सैंपल पे मैंने ये रिजल्ट लगाया कि ज्यादा टीवी देखने से बच्चों के ग्रेड कम आ रहे हैं। ओके, मैंने 1000 बच्चों, 1000 लोगों का गांव था, उसमें से जो 1000 बच्चे थे उसमें से मैंने 50 बच्चों को सैंपल लिया, और उसमें मैंने ये कहा कि जो बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं उनके ग्रेड यानी रिजल्ट का मार्क्स वो कम आ रहे हैं। ओके, तो ये था। अगर अब सैंपल का रिजल्ट और पॉपुलेशन का रिजल्ट, यानी कि जो 1000 लोग हैं उनका रिजल्ट और पॉपुलेशन सैंपल का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है एम्पेरिकली आप रियलिस्टिक बात, यानी जो आप कह रहे हो वो क्या रियलिटी में रियल सिचुएशन मैच करनी चाहिए, कर सकती है। जैसे कि आप बोल दो कि भाई जो लो ऑफ ग्रेविटी है ना, कहीं ना कहीं जो लो ऑफ ग्रेविटी है वो ऐसे नहीं कर सकते आप, जो आसमान में है, या जो आप ये कर सकते हो कि चांद पर लो ऑफ ग्रेविटी यूज की जा सकती है, आप चले तो कहीं भी ग्रेविटी, चांद पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं जो एक कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ऐसे जो आइडियलिज्म वाली बातें होती है कि यार एक दिन ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप सब कुछ सही हो जाएगा, जो जैसे है वो अगर रियल लाइफ में भी आप उस चीज को अगर अप्लाई कर पाते हो तो वो आपका जो रिसर्च है वो एम्पेरिकली अच्छा होगा, रियलिस्टिक होगा, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन बाय रिसर्च by the researcher. It impels research. It is related basically one more aspect and real situation, यानी कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च को आप अगर रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, रियल सिचुएशन में अगर अप्लाई कर सकते हैं, रियल सिचुएशन के साथ मैच कर पा रहे हैं, तो वो होता है एम्पेरिकली रिसर्च। एम्पेरिकली आप उस रिसर्च को आप अप्लाई कर सकते हो, एम्पेरिकली उस रिसर्च को मान सकते हो। उसके बाद सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब यही होता है कि आप अपनी रिसर्च को सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोई रिसर्च कर रहे हैं तो इसकी एक प्रोसेस है। पहले डाटा, मतलब पहले उसका टॉपिक डिसाइड करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है, उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाना, डाटा कलेक्शन करना, डाटा एनालिसिस करना, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। ऐसे डाटा कलेक्शन करने की भी एक अपनी प्रोसेस है, और सिस्टेमेटिक आपको अपने जो लिखना है उसको भी सिस्टेमेटिक लिखना है, सिस्टेमेटिक आपको पूरा रिसर्च करना है। तो ये सारी चीजें अपनी सिस्टेमेटिक वे में काम करती हैं। उसके बाद है आपका कंट्रोल फैक्टर। क्या क्या चीजें हैं कंट्रोल फैक्टर, कहीं कहीं वेरिएबल्स क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। टेस्टिंग टू सी हाउ द सन ऑफ लाइट रिसीव्ड अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं आप ये देखना चाहते हैं कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे एक प्लांट पर जब सनलाइट पड़ती है, सन की जो लाइट वो पड़ती है वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो डिपेंडेंट होता है, कहीं ना कहीं जो डिपेंड है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सनलाइट, अब सनलाइट ऊपर नीचे करोगे तो उससे फर्क पड़ेगा, है ना। ऊपर किस पे फर्क पड़ रहा है, यानी प्लांट की ग्रोथ पर। अगर मैंने सूर्य की जो सनलाइट है वो उसको कम कर दिया तो कहीं ना कहीं जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम पड़ेगी, क्योंकि डिपेंड हो रही है वो, है ना। प्लांट की जो ग्रोथ है डिपेंड है सूर्य की लाइट पे, है ना, सन की लाइट पे डिपेंड है। तो इंडिपेंडेंट कौन हो गया, सन की लाइट। उसके अलावा जो अलग वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने पानी नहीं डाला, कहीं ना इम्पैक्ट पड़ेगा पानी का भी। फर्टिलाइजर, जो आपके फर्टिलाइजर, दैट मीन्स की जो खाद खनिज जो भी है, अगर वो मैंने नहीं डाले उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट होती है, फिक्स होते हैं। ओके, कंट्रोल फैक्टर कौन हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वो कंट्रोल कर रहा है। अगर मैंने सन की लाइट कम कर दी या बढ़ा दी, बढ़ाने से आपकी ग्रोथ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मैंने कम कर दी तो ग्रोथ पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कंट्रोल है, इसमें वही लिखा है मैंने, किसी भी रिजल्ट या आउटकम्स को इससे ज्यादा वेरिएबल पर प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने बताया। तो सम अदर वेरिएबल्स लाइक फर्टिलाइजर, वाटर, वो जो चीजें हैं, आपकी मिट्टी शॉल होगी, तो उसका काफी काफी इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद आता है आपका साइक्लिकल। 9 पॉइंट है साइक्लिकल, यानी कि रिसर्च is a cycle process because it start with a problem and end with a problem। यानी कि आपने आपने ये खोजा कि इस चांद पर पानी है, ये आपने ये खोज लिया, आपने एक रिसर्च कर दिया। ओके, बट कहीं ना कहीं अभी एक प्रॉब्लम और आ गई कि आप क्या, चांद पर अगर पानी है तो क्या पानी के दम पर हम किसी भी स्पीसीज को वहां पर डेवलप कर सकते हैं, तो उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। उस पर अगर हो गया तो रिसर्च करना, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम के साथ में आप
रिसर्च को अपना एंड करते हो कि हाँ मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एक अपने प्रॉब्लम को सोल्व तो कर दिया, एक नई प्रॉब्लम और खड़ी होगी, क्योंकि उससे अलावा भी आपको काम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने 12th कर ली, आपको फिर एक नई प्रॉब्लम कि भाई आपको यूजी करनी है या आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको नीट करना, आपको जो भी आप जिसमें जाना है उसमें करना है, जैसे मेडिकल में जाना है क्या करना है। अगर आपने यूजी कर ली तो पीजी करनी है, तो एक नई चीजें स्टार्ट होती है, इससे आपकी ग्रोथ होती है। इसके बाद लॉजिकल, एक अच्छी रिसर्च हमेशा लॉजिकल होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया ऑब्जेक्टिविटी, हर इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। सो ये थे आपके 10 पॉइंट या 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर कोई भी कमेंट, आप कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्वेरीज है वो बता सकते हैं। और आपका अगर मैंने मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर दिया है तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे कुछ क्वेश्चन है सर, आप मुझे उसका रिप्लाई दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड फाइनली thanks for watching, and please subscribe this video and this channel also, like and share। thank you so much। अपना ख्याल रखिए अच्छे से, अपना तबीयत का सबसे पहले ख्याल रखिए, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और भी कुछ भी अगर उससे रिलेटेड कुछ आपके क्यूरीज आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।